हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैकेनिस्टिक यूनिवर्स में। तो दोस्तों, ये डायमेंशनलेस नंबर की लास्ट सीरीज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी बचे हुए डायमेंशनलेस नंबर्स हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ 8 डायमेंशनलेस नंबर्स हैं जिनकी अपन आज स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा। आज अपन सभी डाउट क्लियर कर लेंगे जो भी इनसे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रासाफ नंबर से। तो ग्रासाफ नंबर क्या होता है? तो ग्रासाफ नंबर दोस्तों जो बायंसी फोर्स होता है और उसको जो अपोज करने वाला विस्कस फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन है उसको मेजर करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द बायंसी फोर्स इन द अपोजिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। यहाँ पे एक जैसे वर्टिकल प्लेट है, तो यहाँ पे अपना कोई भी वार्म फ्लूइड है जो कि फ्लो हो रहा है, तो नीचे से बायंसी फोर्स लगेगा। बायंसी फोर्स क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई लिक्विड में कोई भी अगर बॉडी को सबमर्ज्ड करते हैं तो बॉडी के वेट के इक्वल में ही एक उसके अपोजिट उसके वेट के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं। और विस्कस फोर्स क्या है? जो कि उसके फ्लो के उसके फ्लो को अपोज करता है। जो भी ये वार्म फ्लूइड है यहाँ पे उसको अपोज कर रहा है विस्कस फोर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे देखा जाता है? तो इसका इंपॉर्टेंट रोल फ्री कन्वेक्शन में देखा जाता है। ऐसे ही अपन जैसे रेनॉल्ड नंबर की बात किए थे, तो रेनॉल्ड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले होता है? तो वो फोर्स कन्वेक्शन पे उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है, इसको कैलकुलेट करने में किया जाता है ग्रासाफ नंबर का यूज़। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर अपन बात करते हैं वर्टिकल फ्लैट प्लेट की, तो अगर ग्रासाफ नंबर अगर इक्वल होता है 10⁹ के बराबर तो कैसा फ्लो होगा? क्रिटिकली फ्लो होगा। और अगर ग्रासाफ नंबर कम है 10⁹ से तो कैसा फ्लो होगा? वहाँ पे लेमिनार फ्लो होगा। और अगर ग्रासाफ नंबर की बात करें कि वो ज़्यादा है, 10⁹ से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, लेमिनार फ्लो क्या है? जब ऑर्डरली फ्लो हो रहा हो लेयर बाय लेयर तो वहाँ पे लेमिनार फ्लो कहलाता है। और अगर फ्लूइड का जो फ्लो है ऑर्डरली ना हो, डिसऑर्डरली हो, जिगजैग वे में हो, तो वहाँ पे जो फ्लो होगा फ्लूइड का उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और अगर ट्रांजिशन फेज में है, ना तो वो लेमिनार में है ना ही टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसको अपन क्रिटिकल फ्लो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो दोस्तों ये ग्रासाफ नंबर का फॉर्मूला है जी बीटा एल सी क्यूब टी एस माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन न्यू स्क्वायर। दोस्तों ये अपना क्या हो गया? जी है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन हो जाएगा। एल सी तो हर जगह सेम ही रहने वाली है दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ही होगी। पर यहाँ पे डिपेंड किस पे करती है? जो एल सी है यहाँ पे डिपेंड कर रही है जियोमेट्री पे, कि प्लेट की जियोमेट्री कैसी है। तो जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक फ्लैट प्लेट की, तो फ्लैट प्लेट है यहाँ पे जो कि फिक्स है, तो ये इसकी जियोमेट्री पे कितनी लेंथ होगी, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, इस पे वेरी करेगा। उसके बाद दोस्तों टी एस क्या है? तो टी एस जो प्लेट का है वो सरफेस टेम्परेचर है। जो हॉट प्लेट है उसका टेम्परेचर कितना है तो वो टी एस बताएगा। टी इनफाइनाइट क्या है? तो दोस्तों जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है प्लेट से जो कि सफिशिएंटली दूर है, इस प्लेट का समझ लो आप टेम्परेचर दोस्तों टी एस है जो कि सरफेस टेम्परेचर है। और इसके बाहर जो सराउंड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? टी इनफाइनाइट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ये बता रहा है। और दोस्तों न्यू न्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो कि क्या बताता है? ये मेजर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये पता चल गया कि ग्रेविटी फोर्स क्या है। ग्रेविटी फोर्स बायंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का रिलेशन बताता है। बायंसी फोर्स का और विस्कस फोर्स का रिलेशन बताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जो ये ग्रासाफ नंबर था वो फ्री कन्वेक्शन में यूज होता है, ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रांडल नंबर। तो अगर अपन प्रांडल नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो किसका किसका रेशियो होता है? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का ये रेशियो होता है। अब इसमें बात करते हैं अपन दोस्तों कि ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है
वो क्या कहलाती है और थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या कहलाती है, इसको समझना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। और क्योंकि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी जो है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये जितने भी नंबर्स हैं सब में यूज होने वाली है, इसलिए इसको समझ लेते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अब भी मैंने जस्ट बताया कि ये किसको मेजर करता है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है विस्कस के थ्रू, अगर कोई विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस कोहेसिव फोर्सेस के कारण जनरेट होता है, उसको ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जनरेट करती है, जिसको अपन न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यू किसका रेशियो होता है, न्यू अपने को पता है दोस्तों, म्यू अपॉन रो का क्या होता है दोस्तों, ये रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, और इस न्यू अपॉन रो का रेशियो होता है जो कि कहलाता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी और कुछ नहीं, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, किसी भी मीडियम में हीट का ट्रांसफ़र कितना फास्ट हो रहा है, इस चीज़ को ये शो करता है। जैसे कोई प्लेट है और यहाँ पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई एक वर्टिकल प्लेट है जहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र कितना फास्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र कितना फास्ट हो रहा है, इस चीज़ को थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी बताती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है इसी को अपन मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी भी बोलते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, ये मोमेंटम को डिफ्यूज़ करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है दोस्तों, रेशियो किसका किसका था, तो प्रांडल नंबर रेशियो है मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी और हीट डिफ्यूजिबिलिटी का। ठीक है दोस्तों, अब मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, म्यू बाई रो, और हीट डिफ्यूजिबिलिटी के अपॉन रो सी पी। के क्या है, तो के अपना थर्मल कंडक्टिविटी, रो क्या है, रो अपने को पता है डेंसिटी है, और सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे ये क्रॉस होके यहाँ पे जो अपना रो है, रो क्रॉस हो जाएगा और अपना क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा सी पी म्यू बाय के। ठीक है दोस्तों, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या बताता है, तो दोस्तों ये बताता है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इसका सिग्निफिकेंस है कि थर्मल डिफ्यूज़न कितना फास्ट होता है मोमेंटम डिफ्यूज़न के मुकाबले। और ये क्या बताता है, इट टेल्स द रिलेटिव थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू मोमेंटम बाउंड्री लेयर। जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है उनमें रिलेशन बताता है, थर्मल बाउंड्री लेयर और मोमेंटम बाउंड्री लेयर में ये थिकनेस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने इसका सिग्निफिकेंस जान लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली अपन ने कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कहलाती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं दोस्तों, और ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रिकॉग्नाइज करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट देखते हैं इसकी रेंज को। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। अपन ने अभी जस्ट ये देख ही लिया है कि ये न्यू है, जिसको मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है। म्यू क्या है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है उस फ्लूइड की, के थर्मल कंडक्टिविटी है फ्लूइड की ही, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड रो इज़ द डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रांड्टल नंबर की रेंज को। तो अगर मैं फ्लूइड की बात करता हूँ तो फ्लूइड के लिए जो प्रांड्टल नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में वेरी करता है। लेकिन अगर वहीं गैसेस की बात करूँ तो गैसेस में ये जनरली कितना हो जाता है, 0.7 के आसपास होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लूइड्स में जो रेशियो चलता है इसका वो बहुत ज़्यादा रेंज में वेरी कर रहा है, लेकिन गैसेस में इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर प्रांड्टल नंबर 1 से बहुत कम है, दैट मीन्स क्या, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी वहाँ पे डोमिनेट हो रही है। दैट मीन्स थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है डिफ्यूज़न के थ्रू, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। दैट मीन्स वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है अगर प्रांड्टल नंबर क्या कम है। अपन ने प्रांड्टल नंबर का रेशियो अब भी जस्ट देखा था, क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन अल्फ़ा। तो अगर प्रांड्टल नंबर कम है दैट मीन्स
अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है। अगर प्रांड्टल नंबर ज़्यादा हो जाता है, अगर 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपने को पता है जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होती है वो डोमिनेट कर देती है बिहेवियर को। दैट मीन्स वहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं कि अपने पास एक मर्क्यूरी है। अगर अपने पास एक मर्क्यूरी है, ठीक है दोस्तों, Hg, जिसका प्रांड्टल नंबर कितना है 0.025, ठीक है, दैट मीन्स बहुत ही कम है। तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र प्रांड्टल नंबर बहुत कम है, दैट मीन्स वहाँ पे जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी इसकी, और वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डोमिनेट करेगी। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जो वहाँ पे हीट है वो डिफ्यूज़ हो रही है, कितनी फास्ट हीट डिफ्यूज़ हो रही है वेलोसिटी के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ये इंडिकेट करती है, प्रांड्टल नंबर इंडिकेट करती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी रेंज थी। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं पेकलेट नंबर। तो दोस्तों पेकलेट नंबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, तो ये रेशियो होता है हीट ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू द हीट ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। दैट मीन्स ये भी रिलेशन बताता है कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसका। ठीक है दोस्तों, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ये, अपन वो चीज़ देखते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ दोस्तों जब अपन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र फाइंड करते हैं, जब अपन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र को फाइंड करना होता है तो वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन में अपन पेकलेट नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कन्वेक्शन या डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ पे अपन इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द कन्वेक्शन और डिफ्यूज़न इज़ डोमिनेंट मीन्स ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स कहीं पे अगर मास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो थर्मल डिफ्यूज़न उसका कितना फास्ट हो रहा है, इस चीज़ को देखने में इसका यूज़ होता है पेकलेट नंबर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या है। पेकलेट नंबर का फॉर्मूला है एडवेक्शन अपॉन डिफ्यूज़न। ठीक है दोस्तों, एडवेक्शन दैट मीन्स नथिंग बट द कन्वेक्शन टाइप फ्लो को दिखा रहा है, और जो डिफ्यूज़न है दोस्तों वो बता रहा है कि हीट का कितनी फास्ट में स्प्रेड हो रही है या हीट ट्रांसफ़र कितनी फास्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र के लिए जो पेकलेट नंबर है उसका रेशियो क्या होगा, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए जो पेकलेट नंबर होता है उसका वो किसका और किसका फंक्शन होता है, वो रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर का फंक्शन होता है। और अगर मैं मास ट्रांसफ़र की बात करूं, क्योंकि ये पैकलेट नंबर क्या है, हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र में तो ये फंक्शन हो गया रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर का, बट अगर मास ट्रांसफ़र की बात करता हूँ तो वहाँ पे जो पैकलेट नंबर है वो फंक्शन हो जाता है रेनॉल्ड नंबर का और स्किमिडिट नंबर का। अभी अपन स्किमिडिट नंबर को आगे पढ़ने वाले हैं, इसके अपन फॉर्मूले जानेंगे, इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे क्या होते हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसका मास ट्रांसफ़र में यूज़ किया जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के ही रखा है कि ये मास ट्रांसफ़र के लिए है, तो वहीं पे पेकलेट नंबर फंक्शन होता है। ठीक दोस्तों, प्रांड्टल नंबर क्या होता है, अपन ने जस्ट अभी इसको देखा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो होता है, और स्किमिडिट नंबर आगे पढ़ेंगे मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1 से कम है यहाँ पे पेकलेट नंबर तो कन्वेक्शन होगा, और 1 से ज़्यादा अगर पेकलेट नंबर होता है तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डिफ्यूज़न होगा। तो ये था दोस्तों पेकलेट नंबर, इसके सिग्निफिकेंस अपन ने देख लिए, हीट ट्रांसफ़र में किसका फंक्शन होता है, मास ट्रांसफ़र में किसका फंक्शन होता है, अपन ने ये भी देख लिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़, आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन आप ये जो इसके फंक्शन है इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेकलेट नंबर किसका फंक्शन होगा। आपको दे दिया जाएगा रेनॉल्ड नंबर, प्रांड्टल नंबर, और लिख देगा प्रांड्टल नंबर है, ग्रासॉफ नंबर का, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि हीट ट्रांसफ़र में किसका फंक्शन होता है, मास ट्रांसफ़र में किसका फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रांड्टल नंबर का फॉर्मूला। पेकलेट नंबर का फॉर्मूला क्या है, VL बाई अल्फ़ा। यहाँ पे V क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे V है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड,
एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की ही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और एल क्या है तो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है। अल्फ़ा क्या है, सॉरी अल्फ़ा है यहाँ पे डिफ्यूजन का कॉफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं रेलैग नंबर। तो दोस्तों रेलैग नंबर क्या होता है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट डिटरमाइंस हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द फ्लूइड। दोस्तों यह फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है कि जो हीट है वो फ्लूइड में किस हिसाब से फ्लो हो रही है। दैट मीन्स द हीट का ट्रांसफ़र किस वे में हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए रिलैक नंबर का यूज किया जाता है। और दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो दोस्तों इससे पता चलता है क्या कि फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन फेस में है। इन चीज़ों को देखने के लिए रिलैक नंबर का यूज किया जाता है। फ्री कन्वेक्शन में, जो फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री लेयर फ्लो है, आप फ्री कन्वेक्शन दैट मीन्स, दोस्तों बहुत बार आप सुन रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्री कन्वेक्शन, कहीं पे फोर्स कन्वेक्शन। मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि फ्री कन्वेक्शन कब होगा। तो फ्री कन्वेक्शन कब होता है दोस्तों, अगर अगर हीट का फ्लो, अगर हीट ट्रांसफ़र बायंसी फोर्स के थ्रू हो, दैट मीन्स उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो, बायंसी फोर्स नेचुरली अगर वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन फ्री कन्वेक्शन। और फोर्स कन्वेक्शन कब बोलेंगे अपन, अगर दोस्तों कोई भी अपन फ़ैन लगा देते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए, अगर कोई फ़ैन लगा दिए हैं, कोई पंप लगा दिए, तो वहाँ पे जो फ्लो होगा, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होगी फास्ट होगी, अपने को पता है। और वहाँ पे अपन उसको क्या बोलेंगे, अगर वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें लगा देते हैं तो फ्लो कैसा हो जाएगा वहाँ पे, और कैसा कन्वेक्शन कहलाएगा, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है कि फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है। और दोस्तों लेमिनार टर्बुलेंट अपने को पता ही है क्या होता है। थर्मल बाउंड्री लेयर अपन देखते हैं, जो बाउंड्री लेयर फ्लो होता है, कुछ ऐसे बाउंड्री लेयर होती है, क्योंकि अगर फ्लो होता है किसी भी सरफेस पे फ्लूइड का, तो जो सबसे नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, है ना दोस्तों। ये नो स्लिप कंडीशन होती है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये लीडिंग एज कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब ये ऑर्डरली वे में फ़्लो हो रहा है, इसको अपन लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ये ट्रांजिशन फेज होता है और उसके बाद का ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, यहाँ पे जिगजैग वे में फ़्लो होता है। तो इसी चीज़ को ये बताता है कि कब तक लेमिनार है, कब बाउंड्री लेयर फ्लो में, कब वो ट्रांजिशन फेज में आता है और कब वो टर्बुलेंट हो जाता है। रिलैग नंबर इसी को कैरेक्टराइज करता है। तो दोस्तों अगर रिलैग नंबर 10⁻⁹ से कम है, अगर रिलैग नंबर इतने से कम है तो कैसा फ्लो होगा, तो दोस्तों वो लेमिनार फ्लो होगा। और अगर 10⁻⁹ के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स वो क्रिटिकली फ्लो है, ना तो वो लेमिनार है और ना ही टर्बुलेंट फ्लो है। और दोस्तों अगर रिलैग नंबर 10⁻⁹ से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे कैसा फ्लो होगा, तो दोस्तों वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा, बहुत ही जिगजैग वे में होगा, इन डिसऑर्डरली वे में होगा दोस्तों। जैसे अपन फ्लड्स में देखते हैं कैसे फ़्लो होता है, जब बाढ़ आती है तो आप देख रहे होंगे कहीं पे भी फ़्लो हो जाता है, कैसे भी फ़्लो हो जाता है, एक लेयर बाय लेयर नहीं होता वहाँ पे फ़्लो, तो अपन टर्बुलेंट फ़्लो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो रिलैग नंबर इन्हीं चीज़ों को कैरेक्टराइज करता है, इन्हीं चीज़ों को डिवाइड करता है कि कब लेमिनार फ़्लो है, कब टर्बुलेंट है, कब ट्रांजिशन वे में आ रहा है, इस चीज़ को ये बताता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद रिलैग नंबर था, तो ये रिलैग नंबर किसका किसका फंक्शन होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप प्लीज़ याद रखिएगा कि जो रिलैग नंबर होता है वो किसका फंक्शन होता है, ये GR PR का फंक्शन होता है, ये प्रोडक्ट होता है। GR क्या है, यहाँ पे ग्रासॉफ नंबर है। सबसे पहले अपन ने ग्रासॉफ नंबर पढ़ा है कि वहाँ पे बायंसी फोर्स का और विस्कस फोर्स का रिलेशन बताता है ये ग्रासॉफ नंबर। और प्रांडल नंबर भी अपन देख चुके हैं। प्रांडल नंबर दोस्तों क्या होता है, प्रांडल नंबर अपन ने देखा कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी उसका रेशियो होता है। तो ये रिलैग नंबर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूला की बात करते हैं तो ग्रासॉफ नंबर का फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना है और प्रांडल नंबर का भी, जिससे दोस्तों इस तरह अपना फार्मूला एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पे फ्लैट प्लेट की एक बात करते हैं जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल वे पे फ्लैट प्लेट है। T इसका वॉल टेम्परेचर है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और बल्क टेम्परेचर आप मान सकते हो कि कोई भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो जो वॉल का टेम्परेचर वो ज़्यादा है, तो इनिशियली जब फ्लो होता है, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है
फ्री कन्वेक्शन के थ्रू, आप बायन्सी फोर्स के थ्रू समझ रहे हो कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेमिनार फ्लो है, और उसके बाद जैसे ही 10⁹ रिलैग नंबर अगर उससे ज़्यादा होता है, दैट मीन्स GR PR का जो वहाँ पे फंक्शन बन रहा है, अगर वो 10⁹ से ज़्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और एक ऐसा वे आता है जहाँ पे ट्रांजिशन फेज में फ्लूइड का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये देख लिया किसका फंक्शन होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कब लेमिनार होता है, कब टर्बुलेंट होते हैं, कब ट्रांजिशन फेज में होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी रेंज थी। अपन रिलैग नंबर की डेफिनेशन को भी देख लिया है, क्या होता है, कैसे होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अपन अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैंटन नंबर। तो स्टैंटन नंबर क्या मेज़र करता है दोस्तों? स्टैंटन नंबर मेजर करता है रेशियो, बता इट मेजर्स द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इनटू अ फ्लूइड टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सेम फ्लूइड। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका अगर फ्लूइड है उसमें हीट ट्रांसफ़र, कोई भी फ्लूइड है उसमें हीट ट्रांसफ़र कितना फास्ट हो रहा है, अगर उसी फ्लूइड की जो थर्मल कैपेसिटी है वो कितनी है, हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है और उसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी है, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, कितनी है, रो CP। रो क्या है यहाँ पे, मास डेंसिटी इनटू CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एज कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रॉपर्टी होती है थर्मल कैपेसिटी किसी भी चीज़ की, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड में कितना हो रहा है, अपन इनका रेशियो देखते हैं किसमें, स्टैंटन नंबर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज़ यूज टू कैरेक्टराइज हीट ट्रांसफ़र इन फोर्स्ड कन्वेक्शन फ्लोज। ये किसको कैरेक्टराइज करता है, हीट ट्रांसफ़र को। हीट ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, जो फोर्स्ड कन्वेक्शन में जो हो रहा है, जो फोर्स्ड कन्वेक्शन में हो रहा है हीट ट्रांसफ़र, वहाँ पे इसकी बात आती है। तो दोस्तों, फ्री कन्वेक्शन की अभी अपन वहाँ पे बात किए थे, ग्राशॉफ नंबर वगैरह वहाँ फ्री कन्वेक्शन के लिए थे, लेकिन ये स्टैंटन नंबर फ्री कन्वेक्शन में आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा क्योंकि ये वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ये फोर्स कन्वेक्शन फ्लो में हीट ट्रांसफ़र को बताता है। और स्टैंटन नंबर भी किसका प्रोडक्ट होता है दोस्तों, तो हीट ट्रांसफ़र में बात करूँगा तो हीट ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पे ओनली हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो वहाँ ये नसेल्ट नंबर और पेकलेट नंबर का रेशियो होगा। और पेकलेट नंबर अपने को पता ही है REPR का प्रोडक्ट होता है या फंक्शन होता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगर मास ट्रांसफ़र में बात करता हूँ तो मास ट्रांसफ़र में ये शेरवुड नंबर और पेकलेट नंबर का रेशियो होता है। शेरवुड नंबर क्या होता है दोस्तों, ये मास ट्रांसफ़र में यूज़ किया जाता है। अभी अपन आगे इसकी स्लाइड बना के रखे हैं, मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड अपने 2-3 शेरवुड नंबर है, लेविस नंबर है, स्किमेडिट नंबर है, वो अलग से अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शेरवुड नंबर और पेकलेट नंबर का रेशियो होता है, और पेकलेट नंबर अपने को पता है REPR का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड नंबर अपन ने देख लिया किसका और किसका रेशियो होता है, और ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, हीट ट्रांसफ़र में इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, मास ट्रांसफ़र में इसके क्या फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो एक इनिशियली जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है। तो ये चीज़ को अपन देखते हैं, स्टैंडर्ड नंबर इक्वल टू H/ρ CP इंटू V। यहाँ पे H क्या है दोस्तों, H क्या है, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट क्या है, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है, रो क्या है, डेंसिटी है, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की, उस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। इस चीज़ को स्टैंडर्ड नंबर बता रहा है। तो अगर हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट बहुत ज़्यादा है किसी भी फ्लूइड का, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वेलोसिटी, अगर मैं फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत कम कर दूँ तो क्या होगा, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड नंबर हाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों, अब मैंने जैसे बात की थी कि कुछ ऐसे डायमेंशनलेस नंबर्स हैं जो कि मास ट्रांसफ़र में से रिलेटेड हैं। शेरवुड नंबर जस्ट अपन ने अभी देखा, वहाँ पे फंक्शन था, तो शेरवुड नंबर है, अपन इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद स्किमेडिट नंबर एक है और लेविस नंबर है। अपन इन तीन जो मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड डायमेंशनलेस नंबर्स हैं इनकी अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रेशियो किसका किसका होता है दोस्तों, शेरवुड नंबर रेशियो होता है कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र का और डिफ्यूज़न का, जो डिफ्यूज़न मास ट्रांसफ़र होता है इनका रेशियो होता है।
अब कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो मास का ट्रांसफ़र है किसी भी फ्लैट प्लेट में, जो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, उसका रेट क्या है अपॉन में डिफ्यूज़न रेट, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो हीट ये जो प्लेट है, प्लेट से जो फ्लूइड में जा रही है उसका रेशियो क्या है, इस चीज़ को ये डिनोट करता है। डिफ्यूज़न रेट हीट के स्प्रेड होने का जो टाइम है उस चीज़ को ये चीज़ें ये शेरवुड नंबर बताता है। तो शेरवुड नंबर फंक्शन किसका है, तो शेरवुड नंबर है रेनॉल्ड नंबर और स्किमेडिट नंबर का फंक्शन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है दोस्तों, इसका फॉर्मूला बन रहा है एच अपॉन डी वाई एल। एच क्या है यहाँ पे आपको पता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। डी क्या है, डिफ्यूजन रेट है, डी वाई एल। यहाँ पे ये क्योंकि ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हो जाएगी पर यूनिट लेंथ, तो क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन रेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेरवुड नंबर की अपन बात कर लिए। अभी अपन देखेंगे कि शेरवुड नंबर क्या होता है। शेरवुड नंबर दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इसमें, कि शेरवुड नंबर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा कि शेरवुड नंबर जो मास ट्रांसफ़र में वन बात करते हैं वहाँ कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं शेरवुड नंबर क्या होता है, तो क्या मेजर करता है। शेरवुड नंबर मेजर करता है दोस्तों एबिलिटी ऑफ मास ट्रांसफ़र एंड द एबिलिटी इज़ देयर इवन इफ़ देयर इज़ नो ड्राइविंग फोर्स। दैट मीन्स मास ट्रांसफ़र की एबिलिटी वहाँ पे कितना है दोस्तों ड्राइविंग फोर्स के मुकाबले में। अगर मास ट्रांसफ़र की एबिलिटी अच्छी है दैट मीन्स वहाँ पे विस्कोसिटी बहुत कम होगी, तभी मास का ट्रांसफ़र अच्छे वे में हो पाएगा। और ड्राइविंग फोर्स वहाँ पे जीरो ही है। अगर वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल नहीं है तो एबिलिटी को बताता है कि मास ट्रांसफ़र की एबिलिटी कितनी है। इफ़ देयर इज़ नो कन्वेक्शन, अगर वहाँ पे कन्वेक्शन बिल्कुल भी ना हो रहा हो, इफ़ देयर इज़ नो कन्वेक्शन मास कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड बाय डिफ्यूज़न। अगर वहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तब भी वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र होगा, किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न दैट मीन्स स्प्रेड के थ्रू, स्प्रेडिंग होगी वहाँ पे। सो द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र मास इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। दैट मीन्स द जो एबिलिटी ऑफ मास ट्रांसफ़र है, जो मास ट्रांसफ़र की यहाँ पे एबिलिटी है उसी चीज़ को शेरवुड नंबर बता रहा है। और ये हमेशा एक से ज़्यादा होगी अगर वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं है, कि चलो भैया यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसके बाद भी यहाँ पे मास ट्रांसफ़र हो रहा है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है और यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें पाइप्स के लिए शेरवुड नंबर किसके आसपास होता है, तो 3.66 के नज़दीक होता है। और अगर मैं फॉलिंग फिल्म, कोई फॉलिंग फिल्म है, कोई एक वर्टिकल प्लेट है, उसके जो पास से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसमें शेरवुड नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3.41 उसके लिए होगी। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई भी यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट देखते हैं स्किमेडिक नंबर। स्किमेडिक नंबर दोस्तों ये किसका रेशियो होता है, तो दोस्तों स्किमेडिक नंबर रेशियो होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी का। मास डिफ्यूजिविटी को ही क्या बोलते हैं अपन, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर टू कॉन्सेंट्रेशन बाउंड्री लेयर, ये इनका भी रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, अब मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्या होती है। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपन पहले भी बात कर चुके हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाती है। और मास डिफ्यूजिविटी दैट मीन्स मास का डिफ्यूज़ होना, वहाँ कोई भी एक प्लेट है वहाँ पे मास का डिफ्यूज़न किस वे में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रेशियो होता है स्किमेडिक नंबर। और ये किसका एनालॉगस है, प्रांडल नंबर का एनालॉगस है, क्योंकि प्रांडल नंबर अपन हीट ट्रांसफ़र में बात कर रहे थे, ये उसका ही एक रूप है। बट ये जो स्किमेडिक नंबर है ये मास ट्रांसफ़र में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो अभी अपन ने शेरवुड नंबर पढ़ा है, शेरवुड नंबर भी एनालॉगस है किसका, नसल्ट नंबर का, वो नसल्ट नंबर का एनालॉगस है। और ये प्रांडल नंबर का एनालॉगस है। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों व्हेन देयर इज़ साइमल्टेनियस मोमेंटम एंड मास ट्रांसफ़र। जहाँ पे साइमल्टेनियसली मोमेंटम हो रहा हो, मास का ट्रांसफ़र हो रहा हो, वहाँ पे जो फ्लोज होते हैं उसको कैरेक्टराइज करता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है कि मोमेंटम और मास ट्रांसफ़र में
कैसा फ्लो है, कहाँ पे लेमिनार है, कहाँ पे टर्बुलेंट है, उस चीज़ को ये स्कीमेटिक नंबर बताता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बनता है, स्कीमेटिक नंबर SC इक्वल टू म्यू अपॉन रो इंटू डी। म्यू अपॉन रो कुछ नहीं दोस्तों, अपने को पता ही है म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। रो क्या है, रो यहाँ पे दोस्तों मास डेंसिटी है, क्योंकि मास ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और डी क्या है, तो दोस्तों डी अपना वही डिफ्यूजन रेट है। तो यहाँ पे अपन अपना क्या फॉर्मूला बन सकता है, और स्कीमेटिक नंबर का यहाँ पे न्यू अपॉन डी भी इसका फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अपन यहाँ पे देख रहे हैं न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। ठीक है दोस्तों, अपने को ये चीज़ें पता है कि क्या होता है न्यू इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं लेविस नंबर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन अच्छे से इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मूले को भी देखेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट नंबर है। इसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर्स थे सभी को डिस्कस किया है। इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस डायमेंशनलेस नंबर से रिलेटेड कुछ और वीडियो बना के रखे हैं पहले से, जो कि कुछ फ्लूइड से रिलेटेड थे, और जो शुरू में थे बायोट नंबर था, नसल नंबर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो दो नंबर थे जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं अपन लेविस नंबर की। ये रेशियो होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, दैट मीन्स किसी भी वर्टिकल प्लेट में हीट का फ्लो होना, हीट ट्रांसफ़र रेट को मेजर करता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। और मास डिफ्यूजिविटी वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र होना, मास का स्प्रेड होना, इस चीज़ का रेशियो ही लेविस नंबर कहलाता है। ठीक दोस्तों, और ये रेशियो होता है किसका, स्कीमेटिक नंबर का और प्रांड्ल नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका दोस्तों यूज़ हीट और मास ट्रांसफ़र जब होता है, हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र में जो फ्लो होता है उसको कैरेक्टराइज, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, कन्वेक्शन में। अपन यहाँ पे कन्वेक्शन में बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्री कन्वेक्शन हो या फोर्स कन्वेक्शन हो, वहाँ पे जो साइमल्टेनियसली हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको कैरेक्टराइज करने के लिए, उनके फ्लूइड्स को जो फ्लो हो रहे हैं उनको कैरेक्टराइज करने के लिए लेविस नंबर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उसकी रेंज को, कि अगर लेविस नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अगर लेविस नंबर इक्वल हो जाता है उसके तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर लेविस नंबर 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या पता चलता है, तो वहाँ पे पता चलता है दोस्तों कि कॉन्सेंट्रेशन जो बाउंड्री लेयर का है वो ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों क्या बताता है, अगर लेविस नंबर 1 से ज़्यादा है दैट एक्सप्लेन्स द प्रिडोमिनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाउंड्री लेयर। दैट मीन्स वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है बाउंड्री लेयर पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ कि लेविस नंबर अगर 1 के बराबर हो जाता है तब क्या होगा, तो वहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफ़र होता है हीट और मास का वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के प्रेजेंस में होता है, विच हिंडर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एंड मास, जो कि एक रुकावट यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा करता है हीट और मास ट्रांसफ़र में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी रेंज थी लेविस नंबर की। इसको आप मेमोराइज़ करके रखिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ये किसका रेशियो होता है, स्कीमेटिक नंबर और प्रांड्ल नंबर का, और ये रेशियो थर्मल डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी का। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्मूले अपन देखते हैं। तो लेविस नंबर इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजन रेट, थर्मल डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी, अल्फा बाई डी। ठीक है दोस्तों, और फंक्शन क्या है अपन ने पहले ही बात कर ली, स्कीमेटिक नंबर और किसका, स्कीमेटिक नंबर और प्रांड्ल नंबर का ये फंक्शन है। यहाँ पहले क्या है, लेविस नंबर है, अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिविटी और डी मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है दोस्तों, ये अपने को पता ही है। अपन जैसा कि मैंने बात की थी शुरू में ही कि जो मास डिफ्यूजिविटी है और थर्मल डिफ्यूजिविटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ही समझा दिया था आपको कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र कहाँ पे कैसा होता है, मास ट्रांसफ़र कैसे होता है, डिफ्यूजन उसका कैसे होता है। इस चीज़ को मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था।